दोस्तों, इंडिया में एक नाम है जो सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक विश्वास है, टाटा। चाहे आप टाटा मोटर्स की कार चलाते हो, टाटा सॉल्ट का नमक खाते हो, ताज होटल में रुकते हो या टीसीएस का सॉफ्टवेयर यूज करते हो, टाटा ग्रुप हर जगह अपनी प्रेजेंस बना चुका है। और अब टाटा ग्रुप अपना एक और ज्वेल लेकर स्टॉक मार्केट में आने जा रहा है, टाटा कैपिटल आईपीओ। इसकी कहानी एकदम इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं आपको एक सफर पे ले चलता हूं। 1991 का साल था। एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी बनी थी जिसका नाम रखा गया प्राइमल इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस लिमिटेड। उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय में यह एक दिन इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसीज में शामिल होगी। 2007 में इसका नाम चेंज हुआ और इसे नई पहचान मिली, टाटा कैपिटल लिमिटेड। और जैसा ही टाटा का नाम जुड़ता है, वहां ट्रस्ट, स्केल और लॉन्ग टर्म विजन अपने आप आ जाता है। धीरे धीरे टाटा कैपिटल ने अपने पैर फैलाने शुरू किए। घर बनाने के लिए लोन चाहिए, टाटा कैपिटल है। कार फाइनेंस करना है, टाटा कैपिटल है। छोटे बिजनेस को फंडिंग चाहिए या बड़े कॉरपोरेट को एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, टाटा कैपिटल वहां भी अपना सपोर्ट देने लग गया। और तो और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ मैनेजमेंट और प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजमेंट जैसे काम भी कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिए। फिर आया 2025 का एक बड़ा मोमेंट, जब टाटा मोटर्स फाइनेंस मर्ज हो गई टाटा कैपिटल के अंदर। और इस मर्जर ने टाटा कैपिटल को एक और पावरफुल आइडेंटिटी दे दी, एक फुल स्टैक ऑन्टो फाइनेंस लीडर। आज टाटा कैपिटल के पास हर सेगमेंट का सॉल्यूशन है, रिटेल, एसएमई, कॉरपोरेट और व्हीकल फाइनेंस। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर टाटा कैपिटल को आईपीओ लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ पैसा जुटाने का एक तरीका है? दोस्तों, कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में यह आईपीओ लाना टाटा कैपिटल के लिए एक मजबूरी भी है और एक शानदार मौका भी। आरबीआई के नियमों के अनुसार टाटा कैपिटल को एक अपर लेयर एनबीएफसी के तौर पर क्लासिफाई किया गया है, जिसके लिए सितंबर 2025 तक स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के साइज और स्ट्रक्चर की। ये एक मेगा आईपीओ होने वाला है, जिसका अनुमानित साइज लगभग 511.87 करोड़ है। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है फ्रेश इशू, जो करीब $840 करोड़ का होगा। फ्रेश इशू का मतलब है कि यह पैसा सीधा कंपनी के खजाने में जाएगा, जिससे वो अपने टियर आई कैपिटल बेस को मजबूत करेगी। आसान शब्दों में कहें तो ये कंपनी की आर्थिक नींव को और भी ठोस बनाएगा, जिससे वो भविष्य के किसी भी आर्थिक झटके को आसानी से झेल सके। एक मजबूत कैपिटल बेस का सीधा मतलब है कि कंपनी की लेंडिंग कैपेसिटी यानी लोन देने की क्षमता भी बढ़ेगी। आईपीओ का दूसरा हिस्सा है ऑफर फॉर सेल, ओएफएस, जो लगभग $8.67 करोड़ का है। ओएफएस में कंपनी के मौजूदा शेयर होल्डर्स जैसे कि प्रमोटर ग्रुप अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से न सिर्फ कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ सुधरेगी, बल्कि उसकी क्रेडिट रेटिंग भी बेहतर होगी। बेहतर रेटिंग से कंपनी को भविष्य में कम ब्याज दरों पर फंड जुटाने में मदद मिलती है। और सबसे जरूरी, एक लिस्टेड कंपनी होने के नाते पारदर्शिता और कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊंचे स्टैंडर्ड्स अपनाने पड़ देते हैं, जिससे आम निवेशकों का भरोसा और भी मजबूत होता है। चलिए अब इस आईपीओ की सबसे जरूरी तारीखों पर नजर डालते हैं। आईपीओ की बिडिंग विंडो 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 तक खुली रहेगी। ये वो 3 दिन हैं जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 9 अक्टूबर को शेयर्स का अलॉटमेंट फाइनल होगा, यानी ये तय होगा कि किसे कितने शेयर्स मिले। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से होता है। जिन इन्वेस्टर्स को शेयर्स नहीं मिलेंगे, उनके पैसे 10 अक्टूबर से वापस आने शुरू हो जाएंगे। और फिर वो बड़ा दिन 13 अक्टूबर 2025, जब टाटा कैपिटल के शेयर्स एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होंगे और इनकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया सीबी के नए टी+3 नियम के तहत तेजी से पूरी की जा रही है। अब बात करते हैं कीमत की। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड RS310 से RS336 प्रति शेयर तय किया है। हमारी सलाह होगी कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर हमेशा अपर प्राइस बैंड यानी RS326 पर कट ओएफ ऑप्शन चुनकर अप्लाई करें, ताकि आपके अलॉटमेंट के चांस BRH जाएं। रिटेल इन्वेस्टर्स को कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 46 शेयर्स होंगे। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी
RS 14,996। आप इसके मल्टीपल में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी टोटल एप्लीकेशन वैल्यू 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जो इन्वेस्टर्स 2 लाख रुपए से ज्यादा की एप्लीकेशन लगाते हैं वे NII यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। IPO का स्केल इतना बढ़ा है कि लीड मैनेजर्स भी प्योर टॉप नॉच हैं। कोटक, एक्सिस, ICICI सिक्योरिटीज, HDFC बैंक, SBI कैपिटल, JP मॉर्गन, HSBC जैसे बड़े बड़े नाम इस IPO को मैनेज कर रहे हैं। रजिस्ट्रार है MUFG इन टाइम इंडिया PVT LTD। अब थोड़ा जूम आउट करके पूरे इंडस्ट्री की पिक्चर समझते हैं। दोस्तों, NBFC सेक्टर इंडिया का एक साइलेंट ग्रोथ इंजन है जो देश के कोने कोने तक क्रेडिट पहुंचा रहा है। ये वो कंपनियां हैं जो वहां पहुंचती हैं जहां शायद ट्रेडिशनल बैंक नहीं पहुंच पाते और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल करती है। सोचिए, छोटे शहरों में एक व्यापारी को अपना स्टॉक बढ़ाने के लिए लोन चाहिए या एक किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए फाइनेंस, यहीं NBFCs काम आते हैं। अगर हम 2000 के दशक की शुरुआत में देखें तो इस सेक्टर का कुल AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सिर्फ RS 2 ट्रिलियन था। उस समय ये एक छोटा सा सेक्टर माना जाता था, लेकिन पिछले 2 दशकों में तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। 2025 तक यह नंबर 24 गुना बढ़कर RS 48 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। यह जबरदस्त उछाल हमें साफ साफ दिखाता है कि इंडिया में क्रेडिट की भूख कितनी तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे देश की इकोनॉमी बढ़ी, लोगों की एस्पिरेशंस भी बढ़ी। अपना पहला घर खरीदने का सपना, बच्चों की हायर एजुकेशन या फिर एक छोटा बिजनेस शुरू करने का जुनून, इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए क्रेडिट एक जरूरी टूल बन गया और डिजिटल इंडिया ने इस आग में घी का काम किया, जिससे लोन लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गया। और ये ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। CRISIL जैसी टॉप रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि अगले 3 सालों में NBFC सेक्टर 15 से 17% के CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा। आसान शब्दों में कहें तो हर साल ये सेक्टर 15-17% की मजबूत रफ्तार से बढ़ा होता जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि रिटेल लोन्स, व्हीकल फाइनेंस, हाउसिंग और खास तौर पर MSME लोन्स की डिमांड और ज्यादा एक्सप्लोड होने वाली है। MSMEs जो हमारी इकोनॉमी की रीआरएच की हड्डी है, उन्हें अपने ऑपरेशंस और एक्सपेंशन के लिए वर्किंग कैपिटल की लगातार जरूरत होती है और NBFCs इस गैप को भरने में सबसे आगे हैं। अब इतने बढ़े और तेजी से बढ़ते मार्केट में कंपटीशन भी तगड़ा है। इस रेस में बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम और L&T फाइनेंस जैसे कई बड़े और स्थापित खिलाड़ी हैं। हर कोई इस ग्रोथ का बड़ा हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन इन दिग्गजों के बीच टाटा कैपिटल न सिर्फ खड्डा है बल्कि एक बेहद मजबूत पोजीशन में है, जिसकी एक बड़ी वजह है टाटा नाम के साथ आने वाला भरोसा और गवर्नेंस। एक और खास बात जो टाटा कैपिटल को अलग करती है वो है इसकी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग। S&P ग्लोबल जैसी एजेंसीज ने इसे BBB की स्टेबल रेटिंग दी है। ये रेटिंग दिखाती है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है और अपने कर्ज चुकाने की क्षमता मजबूत है। ग्लोबल स्केल पर ऐसी रेटिंग कुछ ही भारतीय NBFCs के पास है, जो टाटा कैपिटल को इन्वेस्टर्स की नजर में एक भरोसेमंद और सुरक्षित बेट बनाता है। फाइनेंशियल्स भी कंपनी के ग्रोथ की कहानी क्लियर दिखाते हैं। FY23 में टाटा कैपिटल का रेवेन्यू था RS 13,628 करोड़ और FY24 में बढ़कर हो गया RS 18,174 करोड़। प्रॉफिट भी FY23 के RS 2,534 करोड़ से जंप करके FY24 में RS 3,327 करोड़ हो गया। टोटल एसेट्स भी 1.35 लाख करोड़ से बढ़कर 8.76 लाख करोड़ हो गए। लोन्स का पोर्टफोलियो 1.7 लाख करोड़ से जंप करके 1.57 लाख करोड़ तक पहुंच गया। मतलब कंपनी एकदम ग्रोथ के फास्ट ट्रैक पर है। अब बात करते हैं उस बैलेंस की जो हर IPO में होता है, स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स। टाटा कैपिटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है टाटा ब्रांड का ट्रस्ट, डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स। साथ ही साथ इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का डायरेक्ट बेनिफिट भी कंपनी को मिलने वाला है। लेकिन रिस्क्स को इग्नोर करना गलती होगी। NBFC सेक्टर में हमेशा NPAs का रिस्क रहता है। अगर बोरोवर्स डिफॉल्ट कर गए तो प्रॉफिट पे सीधा असर होगा। लिक्विडिटी मिसमैच,
शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म लैंडिंग से कैश फ्लो प्रेशर आ सकता है। इंटरेस्ट रेट के उथल पुथल का भी इफेक्ट होता है मार्जिन्स पर। और आज के डिजिटल एरा में फ्रॉड्स या साइबर अटैक्स भी एक रियल रिस्क है। तो दोस्तों, टाटा कैपिटल आईपीओ एक तरफ एक बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, एक ट्रस्टेड टाटा ब्रांड के साथ, लेकिन साथ ही साथ रिस्क्स भी अपनी जगह मौजूद है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे एक गोल्डन चांस मानते हो या फिर एक रिस्की बेट। याद रखिए, मैं यहां कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल ट्रेडिफाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं आशीष और मैं आपके लिए ऐसे ही आईपीओ और बिजनेस केस स्टडीज लेकर आता रहूंगा। उम्मीद है ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।